Hello guys, welcome to our YouTube channel EVS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. So guys, हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, नेचर, टाइप, फीचर और टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो। सो गाइस, जो लोग हमारे कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें ताकि इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और जो लोग हमारे चैनल के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। उसमें हमारे नया बैच स्टार्ट हुआ है और स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट दिसंबर सेशन के लिए आप जल्द से जल्द हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करें ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे वीडियोस आपको मिल सके। सो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी किस चीज़ के ऊपर रहेगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर रहेगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और कैसे एक इकोनॉमी को रन करने के लिए दोनों ही पॉलिसी हमारे लिए ज़रूरी रहती है। तो इससे पहले वाली क्लास में इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको बताया था, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, मैंने आपको जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम जो वो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि हमारी 4 तरीके की पॉलिसी होती है: मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो वहाँ पर जो है आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमारी क्या होती है, इसको हम क्रेडिट पॉलिसी बोल देते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ बेसिकली क्या होती हैं, एक टूल होती हैं जो कि हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है। तो सबसे पहले एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है। वो डिसाइड करता है कि हमें पैसे को कंट्रोल कैसे करना है और हमारी जो ओवरऑल मनी सप्लाई है उसको कैसे यूज़ करना है हमें इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए और स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने के लिए, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रो करेगी और कैसे हम मनी को सप्लाई करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे, और ये देख सकें कि भाई हमारी जो इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए और कितना पैसा अभी हमारे पास है। तो इसके मनी को सप्लाई करना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ये इससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनती हैं इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड पॉलिसी, कि मनी सप्लाई कैसे रहेगी और मनी कंट्रोल कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाती है। कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है, ताकि उसके पास एक पावर रहती है कि मनी को कैसे सर्कुलेट करना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। ये हमारी एपेक्स बॉडी में मानी जाती है, मतलब सुपीरियर बॉडी में मानी जाती है। बैंकिंग का जितना भी कंट्रोल एंड रेगुलेशन होता है मनी से रिलेटेड, वो सारा कौन करता है? वो हमारा सेंट्रल बैंक या आरबीआई करती है। देखिए, अगर हम आरबीआई की पॉलिसीज़ के बारे में बात करें या मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो 2 तरीके की पॉलिसी होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है, मतलब एक्सपेंशन करना है आपको मनी सप्लाई का। मार्केट में इतना पैसा नहीं है तो आपको क्या करो, अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दो ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर सको मार्केट में। तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मतलब सिकोड़ देना या मनी सप्लाई को कम कर देना। यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो अपना बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे या पैसा लेना कम कर देंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो वो डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनानी है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, तो हम इकोनॉमी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, कैसा
सिनेरियो चल रहा है हमारा, तो उसके हिसाब से हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करनी है या कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी फॉलो करनी है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है और कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी क्या होती है। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है एक्सपेंशन करना, मनी सप्लाई को आगे इंक्रीज करना, और कॉन्टेक्शनरी का मतलब होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। जब आप एक्सपेंशन करोगे तो इंटरेस्ट रेट आप कम कर दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा अगर करना है, मनी सप्लाई आपको कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। तो दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई का। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी सप्लाई आपके बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव की, तो ये क्या क्या काम करता है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये एक रीज़नेबल रेट डिसाइड करना, ताकि हम किस तरीके से जो है किस रेट पे हम मनी को सप्लाई करेंगे या कंट्रोल करेंगे मार्केट में, जिसकी वजह से हम अपना प्राइस स्टेबिलिटी ला सके। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि प्राइस को कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन आपके नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी ये चीज़ें बढ़ती हैं तो सबसे पहले आपका प्राइस पे ही नंबर आता है, प्राइस सबसे पहले आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्राइस में स्टेबिलिटी लेकर आना मॉनेटरी पॉलिसीज़ का काम रहता है। दूसरा, आपके जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को ग्रोथ करना, इकोनॉमी में जो जीडीपी है उसको इंक्रीज़ लेकर आना, उसमें इंक्रीमेंट करना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आपका एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है, यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको स्टेबलाइजेशन लेकर आना, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो वहाँ से इकोनॉमी की ग्रोथ पे भी आपका फ़र्क पड़ेगा। बैलेंसिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों को कितना पैसा सेव करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इसके बीच में बैलेंस बना के रखना, क्योंकि अगर सभी लोग सेव करने लग जाएंगे, स्पेंड कोई करेगा ही नहीं, तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि हम पैसे को कंट्रोल भी कर सकें और उसको रेगुलेट भी कर सकें। सब लोग अपने अपने मतलब घरों में पैसा छुपा के रख लेंगे या पैसा सेव करके रख लेंगे, कोई खर्च नहीं करेगा, तो कैसे काम चलेगा। कुछ ना कुछ तो आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर मार्केट में पैसा ही सर्कुलेट नहीं होगा, सब लोग उसको पैसे को स्टोर करके रख लेंगे, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मॉनेटरी पॉलिसीज़ का ये भी काम होता है कि आप हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एक इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो उससे क्या रहेगा आपका, इससे जो है जब एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, अपना जो चीज़ें हैं खरीदेंगे लोग और अपना जो एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उससे इकोनॉमी में पैसा रेगुलेट होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है, मतलब आरबीआई जो है ये डिसाइड करेगी कि फाइनेंस में आपकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, फंड जो है वो आपका ज़्यादा मूव आपका नहीं करना चाहिए, मतलब फ्लक्चुएशन आपकी नहीं होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबल रहें, मतलब कंज्यूमर भी और जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं वो भी, बिजनेसमैन भी, मतलब पैसा सही तरीके से सर्कुलेट करने का मतलब ये है कि पैसा सही तरीके से सर्कुलेट होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मार्केट में तो वो भी बेकार है, ज़रूरत से कम पैसा मार्केट में तो वो भी बेकार है। अब जैसे मान लो कोई भी एक सामान है, अब उसकी डिमांड से सप्लाई मतलब ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है। अब मान लो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है तो प्राइस उसका हाइक हो जाएगा। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ का भी यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जितना डिमांड है उसी के हिसाब से आपकी सप्लाई मार्केट में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि भाई आरबीआई तो पैसा प्रिंट कर सकती है, तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है कि मतलब सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दे और अपना बोल दे कि भाई अपनी गरीबी दूर कर लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पैसा मार्केट में आ जाएगा तो पैसे की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं गोल की बात करूँ तो प्राइमरी गोल हमारा क्या रहता है कि प्राइस को मैकेनिज्म करना। प्राइस मैकेनिज्म इसका सबसे बड़ा काम रहता है, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपने प्राइस की स्टेबिलिटी लेकर आनी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे हमें फोकस करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और ये भी सोच के बनाते हैं कि अगर एक इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए हमें ग्रो करना है तो हमें प्राइस को स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें पैसे को कंट्रोल भी करना है, ये भी इनका काम है। और इसमें गवर्नमेंट जो है अपनी इन्फ्लेशन की पॉलिसी बनाती है, इन्फ्लेशन का टारगेट बनाती है। ये देखती है कि अगर आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्फ्लेशन लेवल जो वो कितना हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, जो कि हमारा इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इन्फ्लेशन कितना हो रहा है मार्केट में। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आरबीआई बनाती है, मैंने आपको बता दिया। आरबीआई एक्ट है हमारा 1934, वहाँ पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करी गई है आरबीआई को कि
आपका काम ये है कि आपको एक मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि पॉलिसीज़ किस तरीके से बनाई जाएंगी। तो वहाँ पर एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसको एमपीएफ बोलते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, और एक मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस, मतलब इसी से रिलेटेड ये नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। इनका एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई आगे आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ जो वो डिसाइड करी गई, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के, मतलब कौन कौन से ऐसे टूल होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज़ अपना आगे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है, डिसाइड कर, मतलब कौन कौन से ऐसे हथियार होते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल होते हैं जिनके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में आपके क्या आएंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, मोरल सुएशन है, कोटा सिस्टम है, ये सारा आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा। क्रेडिट राशनिंग भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, कि इसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल में आपका क्या आ जाएगा, सीआरआर आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा, रीफाइनेंस फैसिलिटी आ जाएगा, रेपो रेट आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, बैंक रेट आ जाएगा, एमएसएफ आ जाएगा, बेस रेट आ जाएगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपका आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, जो एक आरबीआई यूज़ कर सकता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड कंट्रोल, ठीक है। आई होप ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन से हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कौन से हैं। कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है कि क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं और क्वांटिटेटिव टूल कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कई बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन को OMO भी बोल देते हैं। देखिए ये काम क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि मार्केट में आरबीआई कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ को इशू कर देता है जिससे मार्केट में जितना भी पैसा होता है वो अपने लोग अपनी इनकी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा देते हैं। देखो जब मार्केट में हमें पता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो ये क्या करेंगे, कुछ अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर देंगे। जब इस सिक्योरिटीज़ को इशू कर देंगे, जब लोगों के पास पैसा है तो लोग इनकी सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं। आरबीआई ने पैसे को कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर जो है पैसा जितना भी था, वो जितना एक्सेस मनी थी वो वहाँ पर आ गई। अब आपको लग रहा है कि भाई आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो अब क्या करोगे, आप ये सोचते हो कि भाई आरबीआई ने कोई सिक्योरिटी निकाली है, कोई अपना शेयर डिवेंचर बॉन्ड निकालें और वहाँ पर हम जो वो सिक्योरिटीज़ में जाके पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, हमारा पैसा कंट्रोल हो जाता है। तो जो पैसा हम फालतू की चीज़ों में हम इन्वेस्ट करने वाले थे, वो पैसा हमने किस में लगा दिया, शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड में लगा दिया, ठीक है। अब जब उनको पता है, आरबीआई को पता है कि भाई मार्केट में पैसा नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट डाउन कर देंगे। लोगों को लगेगा भाई हमें क्या फ़ायदा है इसमें, अगर जितना हमने शेयर डिवेंचर बॉन्ड में लगा रखा है इनके, तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी में अगर मान लो हमने पैसा लगा रखा है और हमें ये लग रहा है कि भाई इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनकी सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे। या आरबीआई कहती है कि भैया हम अपनी जो सिक्योरिटीज़ है वो बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोगों को जो है वो सिक्योरिटीज़ जो वो वापस कर देगी और लोगों को पैसा दे देगी और अपनी सिक्योरिटीज़ जो वो वापस ले लेगी। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही पूरा खेल होता है। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आपका कम ज़्यादा होगा। जैसे इंटरेस्ट रेट हमारा मूव करेगा तो उसी के हिसाब से मतलब जो है हमारा मार्केट में किस तरीके से हम ऑपरेट करना है, या किस तरीके से हमें जो कब और कौन से टाइम पे हमें ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है और कब ओपन मार्केट से हमें सिक्योरिटीज़ को वापस लेना है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है कि ये एक रेट होता है विच द आरबीआई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटीज़ और कोलेट्रल। मतलब ये ऐसी चीज़ है, मतलब जिस पे आरबीआई जो है वो लैंड करता है, मनी करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, विदाउट एनी सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब मान लो आरबीआई ने कोई पैसा दिया, किसको, आरबीआई ने पैसा दिया कमर्शियल बैंक को, जिसमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ या इस तरीके की सिक्योरिटीज़ आपकी नहीं रखी है, और उस रेट को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। यहाँ पर जो है लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो है ये जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि ठीक है भाई कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं बैंकों के पास या इकोनॉमी में कि इनको पैसा चाहिए होता है, तो ये क्या करेंगे, ये जो वो बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई से पैसा ले लेंगे।
कमर्शियल बैंक ने पैसा ले लिया किससे, आरबीआई से। अब आरबीआई जिस रेट पे पैसा देगा उसी के हिसाब से ये आगे लोन को देंगे, मतलब आगे फंड को प्रोवाइड करेंगे। जब इनको पता है कि भाई आरबीआई को पता है कि भाई मार्केट में पैसा जो वो कम सप्लाई करना है, तो ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जब पीछे से इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा तो ये आगे जो है वो आगे ऑलरेडी महंगा कर देंगे। अब जैसे मान लो आरबीआई ने दिया 8% पे, तो अब ये बैंक वाले आपको 8% पे थोड़ी देंगे, वो आपको देंगे 15% या 16% पे। अब मान लो बैंक वालों ने घटा दिया, पीछे आरबीआई ने घटा दिया, आरबीआई ने कर दिया 6% कर दिया, तो ये क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके घटा देंगे। तो बैंक रेट क्या हो गया, बैंक रेट वो रेट हो गया जिसपे जो है आरबीआई ने पैसा दिया किसको, आरबीआई ने पैसा दिया किसको, कमर्शियल बैंक को। तो उसके हिसाब से मतलब जो है आगे का प्रोसेसिंग जो है वो बैंक रेट के हिसाब से ही मूव करती है। ठीक है, आई होप ये बैंक रेट का सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती हैं जहाँ पर जो आपकी वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। इस सबसे पहले आएगा आपका कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसी परसेंटेज होती है, इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द आरबीआई। मतलब आपके जो कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई के पास कुछ ऐसा रिजर्व की फॉर्म में कुछ पैसा रखवाना पड़ता है जो कि मैंडेटरी आपका रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। जब भी उनके पास कोई इमरजेंसी होती है तब वो पैसा अपना वापस ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम CRR। कौन रखेगा, इसमें जो कमर्शियल बैंक है वो अपना रखवाएंगे अपना पैसा किसके पास में, आरबीआई के पास में, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो आरबीआई जो है इस पर CRR को रेगुलेट करेगी, भाई इतना पैसा आपको हमारे पास रखना है। अब जैसे मान लो आरबीआई ने बोला कि भाई आपके पास जितना भी पैसा है उसका मान लो 10% या 5% या 6%, लेट्स से 5% उन्होंने बोल दिया। आपके पास 100 रुपये आया, 100 रुपये का 5% जो आपने रिजर्व की फॉर्म में इनके पास रखवा दिया। अब आपके पास कितने पैसे बचे, 95 रुपीज़। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही मतलब जो है आरबीआई जो वो गाइड करेगा आपको कि किस तरीके से आपको जो है CRR कितना है और इतना पैसा तो आपको हमारे पास आपको रखवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है SLR। SLR का मतलब क्या होता है, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जब आपका CRR बढ़ेगा तो आपका मनी सप्लाई जो वो कम हो जाएगी, जो सेम आपका एक्सपेंशनरी और कॉन्टेशनरी वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जब आपका मनी सप्लाई आपकी बढ़ती है तो उसके हिसाब मतलब जब आपका CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, CRR घटेगा तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो है बैंकों को ये एक्सेस मनी जो वो उनके पास मिल जाएगी। ऐसे ही आपका SLR होता है। SLR का मतलब क्या होता है कि इसमें कमर्शियल बैंकों को कुछ अपना पैसा जितना भी उनके पास डिपॉजिट्स आती हैं तो उसके हिसाब से उनको कैश रिजर्व और गोल्ड के फॉर्म में अपने पास पैसा रखना पड़ता है। कौन रखता है, ये पैसा जो है वो बैंक अपने पास, कमर्शियल बैंक जो वो अपने पास रखते हैं, किसकी गाइडेंस पे, आरबीआई की गाइडेंस पे। तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ताकि इनकेस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लिक्विडिटी फॉर्म में ये पैसा अपना रखते हैं कि इनकेस अगर इनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको इजीली ये कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो CRR आपका अलग होता है, SLR आपका अलग होता है। SLR बैंक अपने पास रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ताकि इनकेस अगर इनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको लिक्विड फॉर्म में मतलब जो है इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और CRR में क्या रहेगा, CRR में आपका ये रहेगा कि कुछ जो है परसेंटेज आपका कमर्शियल बैंक अपना रखेंगे किसके पास में, आरबीआई के पास में। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर दो चीज़ें आपके आ जाएंगी, एक आता है आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगे उसके हिसाब से लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाएगा, मतलब लिक्विडिटी कम है या ज़्यादा है तो इसके हिसाब से एक फैसिलिटी दी जाती है। ये एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है मनी कंट्रोल का, जहाँ पर जो है दो सिस्टम यूज़ किया जाता है, एक यूज़ किया जाता है रेपो रेट, एक यूज़ किया जाता है रिवर्स रेपो रेट। देखो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट इज़ एक्चुअली द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कोई लोन चाहिए तो आप जो है रेपो रेट को यूज़ करके अपना कमर्शियल बैंक जो वो पैसा ले सकते हैं, किससे, कमर्शियल बैंक पैसा ले सकते हैं किससे, आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई जो होता है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है किसका, बैंकों का। अगर बैंकों की कोई हेल्प नहीं करता तो सबसे लास्ट में कौन हेल्प करेगा, हमारा आरबीआई हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेपो रेट के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल करेगा, रेपो रेट भी सेम ऐसा ही बैंक की तरह काम करता है, लेकिन जो बैंक रेट जो है वहाँ पर कोई कोलैटरल सिक्योरिटीज़ आपकी नहीं रखी जाती है।
और रेपो रेट जो है वो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है आपका, थोड़े टाइम के बाद आपको वापस करना होता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में का मतलब क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि मान लो कभी कभी बैंकों के पास एक्सेस पैसा आ गया, तो बैंकों ने क्या कर दिया, अपना जो कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा जमा करा दिया किसके पास? आरबीआई के पास जमा करा दिया। अब आरबीआई उनका पैसा यूज़ कर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? उनको इंटरेस्ट देगा उनके लोन, उनके एडवांसेस पे, या उन्होंने जो पैसा अपना जमा कर रखा है उस पर इंटरेस्ट देगा आरबीआई, देगा किसको? कमर्शियल बैंक को। तो वो हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई चार्ज करता है किससे? कमर्शियल बैंक से, क्योंकि उन्होंने कुछ लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसमें आरबीआई चार्ज करेगा। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि मान लो कमर्शियल बैंकों के पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा था, वो एक्सेस पैसा इन्होंने क्या कर दिया? आरबीआई के पास जमा कर दिया। अब आप कहीं पर भी पैसा जमा कराओगे, आरबीआई ने आपके पैसों को यूज़ करा, जितने टाइम के लिए आपका पैसा वहाँ पर पड़ा रहा, उतने टाइम के हिसाब से आरबीआई जो आपको एक इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों को ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके आरबीआई जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा, और उसके हिसाब से लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा सकता है कि भाई कितनी लिक्विडिटी आपके पास है और कितने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये मैंने आपको बता ही दिया है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ द फंड। मतलब इनकेस कभी ऐसा होता है कि शॉर्टफॉल ऑफ द फंड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम जो वो रेपो रेट को यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई जो वो कह सकता है कि भाई आप जो हमसे पैसा ले लो। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया कि इसमें रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्सेस मनी जब उनके पास हो जाती है, तो जो है अपना पैसा कमर्शियल बैंक जमा कर देते हैं किसके पास में? आरबीआई के पास में। और आरबीआई उनका पैसा यूज़ कर रहा है, इसलिए वो जितने टाइम के लिए उनका पैसा पड़ा रहता है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे? रेपो रेट के हिसाब से एक रिवर्स रेपो रेट को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट में आरबीआई चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट किससे? कमर्शियल बैंक से। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। इनको यूज़ करके आरबीआई जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकता है। चलिए, तो इसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रेपो रेट, और इसको मैं बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। देखो, सेंट्रल बैंक ने मान लो कोई लोन दिया कमर्शियल बैंक को। ठीक है। अब मान लो आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया 8% पे, और एसबीआई आगे पब्लिक को लोन दे रहा है 11% पे। तो आरबीआई ने जो एसबीआई को लोन दिया, ये क्या है? हमारा रेपो रेट है। और इसमें हमारे इसके हिसाब से ये आगे जो वो मान लो आपका रेपो रेट अगर आपका बढ़ जाएगा, मान लो ये आपका 10% हो गया, तो एसबीआई जो है पब्लिक को जो पैसा देगा वो आपका 12% या 13% पे देगा। तो उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो डिटरमाइन करेगा। जो रेपो रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? रेपो रेट डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रेपो रेट कौन डिटरमाइन करता है, या आपका जो लैंडिंग रेट है वो कौन डिसाइड करता है? अब मान लो लैंडिंग रेट जो है वो बैंक इटसेल्फ डिसाइड करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका जो लैंडिंग रेट है वो कौन डिसाइड करता है? ये बैंक अपने आप से डिसाइड करते हैं। एसबीआई अपना डिसाइड करेगा। अब देखो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एसबीआई अगर आपका 11% ले रहा है तो आपका आईसीआईसीआई या कोई और भी बैंक है वो भी आपका सेम इतना ही % लेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, जिस रेट पे आरबीआई पैसा दे रहा है एसबीआई को, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट, और जिस उस पे एसबीआई पैसा दे रहा है जनरल पब्लिक को, उसको हम बोलेंगे लैंडिंग रेट। ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपकी होती हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। जो आपका लैंडिंग रेट है वो आपके बैंक अपने आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे पैसा मार्केट में सप्लाई करना है। चलिए, ऐसे ही हमारे कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स आते हैं आपके। क्वालिटेटिव मेथड हमारे जो है इसको हम सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। ये आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फिल करता है और देखता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे गाइडलाइंस अपनी तैयार करता है, कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जो बैंकों को गाइड करेगा कि भाई इस तरीके से आपको मनी को सप्लाई करनी है, मनी को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, देखो सबसे पहले आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट को समझो कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। देखो, जब इनको मार्केट में पैसा देना होता है तो ये क्या करेंगे, वो ये बोल देंगे मार्केट में आपको कि भाई ठीक है भाई, आप एक काम करो, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ आपको रखवा दो। मतलब 10 लाख का लोन है आपका, 1 लाख का, 2 लाख की आपकी जो सिक्योरिटी आपकी रखवा दो।
ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पर्सन आराम से रख सकता है। लेकिन जब इनको पैसा नहीं देना होता तो ये क्या बोलेंगे, अच्छा 10 लाख का लोन है, एक काम करो कोई भी 15 लाख तक की सिक्योरिटी या 12 लाख तक की सिक्योरिटीज आप हमारे पास रखवा दो। ठीक है। अब 10 लाख का लोन चाहिए, 15 लाख की सिक्योरिटी रखवा रहे हो आप, है ना गजब की बात। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से फिर आप क्या बोलोगे, भैया नहीं देना तो वैसे ही मना कर दो। तो यहाँ पर लेकिन जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसको लग रहा होगा कि भाई क्या है, जैसे मैं लोन पे कर दूंगा तो ये मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, या जो मेरा कोलेटरल सिक्योरिटीज़ जो मैंने जमा कराई है वो मेरी वापस आ जाएगी, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, बाहर से पैसा लूँगा तो मेरा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, मैं इससे बैंक से पैसा लेता हूँ तो मेरा इतना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वही पर्सन लेगा। लेकिन जिसको ये लगेगा कि भाई क्या नाम है, क्यों खामे मैंने पैसा फंसाया, कल को मान लो अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो मेरा जो सिक्योरिटीज़ है वो भी मेरी जब्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनी बनाता है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कर देता है कि भैया आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। देखो कई बार क्या होता है कि कई बार ना आरबीआई रिस्ट्रिक्शन देता है बैंकों को कि बोलो कि भाई मोरली परसुएट करो लोगों को और बोलो कि भाई मतलब जो है इस तरीके से ये पॉलिसीज़ हमारी हैं और वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ऊपर से पॉलिसी आती है कि भाई ज़्यादा लोगों को लोन देना है तो वो आरबीआई वाले बोलेंगे अरे सर लोन ले लो, बहुत सस्ता है, ये डिस्काउंट है, ये ऑफर है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, आपको इतने रेट पर लग जाएगा, आपको उतने रेट पर लग जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ऐसे ही आपका जैसे कभी कभी बोल देता है कि भाई आपको ऊपर से गाइडलाइंस आती है कि भाई लोगों को पॉलिसी मतलब लोन नहीं देना है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, उसमें आपको जो है बैंक वाले आपको खुद ही बोलेंगे अरे सर कहाँ लोन के चक्कर में पड़ रहे हो आप, और इसमें ये चीज़ है वो चीज़ है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी को लोन दिया जाएगा, बाकी ऐसा जो बाकी हर किसी पर्सन को लोन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऊपर से ऐसी गाइडलाइंस आई है, लोगों के पास अगर पैसा रहेगा तो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपके महंगे हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से डिसाइड करा जाएगा कि भाई आगे आपको क्या करना है। ठीक है। चलिए इसके बाद है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है उसके हिसाब से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अब मान लो आपने 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई करा तो वो आपको बोल देंगे भैया 10 लाख तो हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए दे सकते हैं। मतलब जितना आपने डिसाइड करा था या जितना आपने फिल किया था, मतलब लोन के लिए अप्लाई किया था, उतना लोन आपको नहीं दे रहे, उसमें से कुछ राशनिंग कर देते हैं। मतलब एक रेशो डिसाइड कर देते हैं भाई इतना 2:1 या 1:2, उसके हिसाब से हम अपना डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। और ऐसा भी कई बार हम कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपने 5 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक वाले बोलेंगे मैम आपको ज़्यादा तो नहीं चाहिए, सर आपको ज़्यादा तो नहीं चाहिए, तो आप बोल दो कि कितना मिलेगा, तो आपने जैसे 5 लाख के लिए अप्लाई किया था तो वो बोल देंगे सर हम आपको 7 लाख का या 10 लाख तक का लोन दे सकते हैं। तो ठीक है भाई, अगर आपको ज़रूरत है तो भाई आप उस पर ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसमें डाउन पेमेंट और इसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट और एडवांसेस वगैरह को लेके भी कुछ पॉलिसीज़ आपकी बनाई जाती है कि अगर आप लोन लेगो तो मतलब इसमें ये चीज़ें मतलब जो है आपकी रखी जाएंगी। तो उसमें कंज्यूमर क्रेडिट को भी जो वो अपना ध्यान रखा जाता है। कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह जैसे कई बार हम कुछ हायर परचेज पे या इंस्टॉलमेंट पे हम अपना कोई सामान लेते हैं तो उसमें भी कुछ पॉलिसीज़ डिसाइड कर दी जाती है कि भाई इतना आप डाउन पेमेंट करो और इतनी चीज़ें आपके यहाँ से मिलेंगी। जैसे कार वगैरह आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही मतलब बोल दिया जाता है कि भाई इतना % आप डाउन पेमेंट करो, 30% या 40% या 50%, तो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आप क्या कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है। उसके आप इंस्टॉलमेंट बना लो 6 महीने की, 12 महीने की, 18 महीने की, 2 साल की, जैसा आप कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझ आ गई। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो पॉलिसी है वो कौन बनाता है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है कौन, सेंट्रल बैंक, और जो फिस्कल पॉलिसी है वो आपके कौन बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। मतलब अपने गवर्नमेंट का थ्रू आउट द ईयर हमारा क्या एक्सपेंडिचर पैटर्न रहने वाला है, क्या इनकम का सिस्टम रहने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। तो उसके हिसाब से मतलब जो है जो भी फिस्कल पॉलिसीज़ होती है उसको हम बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। हर साल गवर्नमेंट जो एक बजट इशू करती है अपना बताती है कि भाई आने वाले टाइम के लिए मतलब आने वाले साल के लिए हम इतना इतना पैसा जो है इस डिपार्टमेंट पर खर्च करेंगे और इतना इतना पैसा मतलब हमारा जो बजट है और ये चीज़ें हमारी इनकम रहेगी और ये हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम रहेगा और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड रहेगा। तो उसके हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड कर ली जाती हैं। तो इसमें जो है फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, टू मेंटेन और स्टेबलाइजेशन द प्राइस लेवल, आपके प्राइस लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाइक ना हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनती है। हमारी इकोनॉमिक
डेवलपमेंट के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए आप फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपका बढ़ता है, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए। ठीक है, कभी कभी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी गड़बड़ा जाता है, मतलब कभी कभी सरप्लस हो जाता है, कभी कभी आपका डेफिसिट हो जाता है। तो आपका सरप्लस और डेफिसिट, मतलब सरप्लस हो जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है हमारी कहाँ, जहाँ डेफिसिट आता है। ठीक है, तो डेफिसिट वाले में मतलब जो है हमें पूरा करना पड़ता है। वो डेफिसिट कैसे पूरा करोगे, वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करोगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आप फिस्कल पॉलिसी बनाओगे। इसके साथ साथ अपनी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आप फिस्कल पॉलिसी बनाओगे। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हमारी दो तरीके की चीज़ें रहती हैं। एक आता है हमारा, दो तरीके के टूल हमारे रहते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल थे ना, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी के भी टूल हैं। सबसे पहला है आपका टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो इसमें टैक्सेशन पॉलिसी में हमारी दो चीज़ आएंगी, मतलब टैक्स को लेके पॉलिसी बनाई जाएंगी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली जिस पे लगाया जाए उसी से चार्ज किया जाता है, मतलब इसमें कोई इंटरमीडिएरीज नहीं होता है गवर्नमेंट और असेसी के बीच में, मतलब जिससे टैक्स लिया जा रहा है या जिससे टैक्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो आपकी इनकम टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, आपका जो है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, ये ऐसे टैक्स होते हैं जो हमारे इस पे हिसाब से डिसाइड करे जाते हैं कि भाई हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इसमें डायरेक्टली जिस पे लगाया गया है इस बर्डन को आप आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इस पे जिस पर्सन पे ये टैक्स लगाया गया है वो पर्सन डायरेक्टली उसको पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि वो टैक्स जो आपको आगे आप शिफ्ट कर सकते हो, जिसका बर्डन आप आगे दूसरे पर्सन पे डाल सकते हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोल देंगे। जैसे कि हमारा जो टैक्स है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी क्या है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता है, लेकिन वो क्या है, वो कह देते हैं कि भाई हम तो इस जो गुड्स हैं इसको खुद थोड़ी कंज्यूम कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है कि ठीक है भाई, कंज्यूमर को बोलते हैं अगर आपको ये सामान चाहिए तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जीएसटी पे करो, सामान ले जाओ। तो उसमें हमारा क्या हुआ कि जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब आप पे करोगे किसको, जो सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेंगे किसको, वो देंगे आपके गवर्नमेंट को जिसने लगाया है। तो इंटरमीडिएट्स कौन हो गया यहाँ पे, इंटरमीडिएट्स हो गया वो आपका मैन्युफैक्चरर। ऐसे ही आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर जैसे ब्रिज वगैरह या कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट अगर करी है कोई उन्होंने, तो वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। डे टू डे आपके जो मेंटेनेंस वगैरह जो हो रही है आपके, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो एक साल के अंदर अंदर आपके यूज़ होंगे वो रेवेन्यू, जो एक साल से ज़्यादा जिनका टाइम पीरियड होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रोड बनाए, कोई कंस्ट्रक्शन करवाई, ठीक है, कोई डैम बनवाया, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसकी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो करिए वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी ऐसे ही आपकी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनर फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ऐसे यहाँ पर भी होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है और टैक्सेस अपने कम कर देती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों के पास जो वो एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा तो अपना जो है लोग खर्चा करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में आपका जो है वो इसका उल्टा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करा जाएगा कि इसमें जो है गवर्नमेंट आपका क्या करेगी, अपना टैक्सेस बढ़ा देगी, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी। टैक्सेस बढ़ा देगी तो इससे लोगों के पास जो पैसा एक्सेस पैसा है वो गवर्नमेंट जो है वापस ले लेती है। ठीक है, और उससे सप्लाई कर देगी किसको, सब्सिडीज़ पे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी टू द पुअर पीपल। देखिए, बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की डिफरेंस की, कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। देखो, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करती है अपनी डिमांड और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और प्राइस को स्टेबल करने में हमारी हेल्प करती है। हमारा जितना भी इन्फ्लेशन है और जितना भी हाई एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करने में मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करेगी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो वो आपकी कौन बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, सेंट्रल बैंक बनाएगी। फिस्कल पॉलिसी में ज़्यादातर जो वो दो हमारे टूल यूज़ किए जाते हैं, स्पेंडिंग और टैक्सेशन टूल यूज़ किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टूल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आपका जो जीडीपी इंक्रीमेंट होता है 2 और 3% होता है नॉर्मल, और यहाँ पर आपको जो इन्फ्लेशन टारगेट रेट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी को हम जो है क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हैं, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं।
ठीक है। अगर कंज्यूमर इम्पैक्ट की बात करें तो जो फिस्कल पॉलिसी है उस पर आपकी जो जॉब्स क्रिएट होती हैं, वेजेस आपका इंक्रीज़ हो जाता है और इन्फ्लेशन पे आपको फ़र्क पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे आपका लोन और कार वगैरह इन सब चीज़ों पे जो लोन वगैरह लेते हैं, बैंकिंग सिस्टम, इन पे फ़र्क पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी का बैंकिंग सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी जो वो एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लुएंसेस होती है पॉलिटिक्स से, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो किसकी पॉलिसी है, बीजेपी की, आपके आम आदमी पार्टी की या किसी और उसकी पार्टीज़ है, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे इसका जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है और इस पर कोई दिक्कत आपकी नहीं रहती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों के डिटेल एनालिसिस हमने करके बताई है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, क्यों फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस जो लोग हमारे कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हैं आगे अपकमिंग क्लासेस के लिए, तो वो हमारे चैनल के थ्रू, इस चैनल में नंबर दिए गए हैं आपके, वहाँ के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इधर यू कैन डाउनलोड EVS Academy एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट थ्रू गिवन नंबर ऑन द एप्लीकेशन। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे जो कोर्सेज़ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमारे कोर्सेज़ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके हमारे जो अपकमिंग क्लासेज हैं उनको आप रजिस्टर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो वीडियो और नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।